हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 की स्टार्टिंग कर दी थी और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप आप सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा, उसके सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे थे, तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं आज और एक्सरसाइज नंबर 3.2 को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के आगे के जो क्वेश्चंस थे उन्हें। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारी एनसीईआरटी में 3.2 का थर्ड क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या करना है कि जो हमें नीचे प्रॉब्लम्स गिवन है उससे हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस बनानी है सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद में उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए तो प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को स्टेटमेंट्स गिवन है नीचे उनको पढ़ना शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं और वैल्यूज़ फाइंड करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमें क्या क्या देखने को मिलती है और किस मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसे रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ओके, ये कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या है 26। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम लेट दी टू नंबर्स आर, क्या माने बताइए, कोई भी वेरिएबल मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे। एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स एंड वाई। लेट दी टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो इन दोनों के बीच का ये जो नंबर हमने अज्यूम करा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 26। ठीक है, तो पहली कंडीशन लिखते हैं कि हमारा जो एक्स माइनस वाई है वो है 26, है ना। डिफरेंस डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। ठीक है, तो जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। क्या ये बात समझ में आई। यानी जो हमारा कोई भी एक नंबर मान लीजिए कि जो हमारा x है वो 3y के इक्वल है। क्लियर हो गया। क्या कह रहा है ये कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ से हमें दो लीनियर इक्वेशन देखने को मिली है, यानी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें देखने को मिल चुका है। अब क्या करें, अब हमें करना है इसको सॉल्व, और किस मेथड की हेल्प से, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप है वो है कि वेरिएबल को आरएचएस और एलएचएस में अलग अलग डिवाइड करते हैं और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर मैं सेकेंड वाली इक्वेशन से यहाँ पे स्टार्ट करूँ बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी अकेला ही है, उसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो x इक्वल्स टू है 3y। बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड हमने देखा कि जो हमारा x है, जो x वेरिएबल है वो किसके बराबर है, 3y के। तो इसको मैं पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, है ना। तो जब मैंने इक्वेशन 1 में इसको पुट करा तो मुझे क्या मिला, x की जगह पे पुट कर दिया 3y। और अब यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है क्या, कि जो हमारा लास्ट वाला इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है सिंगल वेरिएबल का, है ना। ये भी एक स्टेप है हमारा। तो हमें मिल चुका है एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे और इस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ही हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26, और यहाँ से हमें y की क्या वैल्यू देखने को मिल रही है, 26/2, यानी y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 13। ओके, एक वैल्यू तो मिल गई एक वेरिएबल की। अब मैं क्या करूँ, इसको पुट कर देते हैं हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था उसमें, क्योंकि अभी हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी है। तो स्टेप को लिखते हैं, अगला स्टेप है हमारा पुट द वैल्यू ऑफ y इन, कौन से इक्वेशन में पुट करूँ बताओ,
इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो फर्स्ट में भी कर सकते हैं तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, और सेकंड में भी कर सकते हैं तो भी सेम ही आएगा। सेकंड को ही कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है। तो बाय यूजिंग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो हमारी जो सेकंड वाली वैल्यू है वो है x इक्वल्स टू 3y, और जब मैंने y की जगह पे क्या पुट कर दिया 13, तो मुझे कितना वैल्यू देखने को मिला, x इक्वल्स टू 3 इंटू 13 हो जाएगा हमारा 39, ये हो गया हमारा अगला वैल्यू। तो यहाँ से हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू देखने को मिल गई कि हमारा जो x हमने अज्यूम किया था वो तो है 39 और y जो हमने अज्यूम किया था वो है हमारा 13, ठीक है। ये है हमारे आंसर्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया स्टेटमेंट, और किस तरीके से हम लोगों ने हमारी जो कंडीशंस थी, प्रॉब्लम थी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये दो कंडीशंस बनाई और हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड किया, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लीजिए, देखिए। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने हमारी इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रेडी किया है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बहुत इजीली मिल गई, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट्स के वन थे हमें क्योंकि, और उसके बाद में किस तरीके से इसको सॉल्व करा है वो तो अब हमें बहुत अच्छे से आ गया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 degree. ओके, ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनका सम हमें 180 डिग्री देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी दो एंगल्स मान लीजिए जिनका सम हमें क्या देखने को मिले, 180 देखने को मिले, वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी यहाँ पे दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम हमें 180 डिग्री देखने को मिलेगा, जिनको आपस में सम करेंगे तो 180 हमको देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन तो हमारी यही बन रही है कि जो हमारा सम है उन दोनों एंगल्स का वो है 180 डिग्री, क्योंकि वो साफ कह रहा है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एंगल्स हैं। तो लेट दी एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है। दो एंगल्स हैं और इसके अंदर ये कह रहा है कि द लार्जर एंगल, तो किसी एक एंगल को बड़ा मान लेते हैं, एंड वो x डिग्री जो है उसको बड़ा मान लेते हैं y डिग्री से, कि x डिग्री जो है वो बड़ा है y डिग्री से। जैसे कि मान लीजिए ये है 120 डिग्री का x, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, और y जो है हमारा वो कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो अगर हम इसको सम करेंगे तो ये हो रहा है 180 डिग्री। तो इस हिसाब से ये दोनों एंगल तो हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो x है वो y के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, कि दो एंगल्स हैं हमारे पास में x और y, जिसके अंदर x जो है वो हमारा बड़ा एंगल है, ठीक है। ये 120 डिग्री और 60 डिग्री सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए। इसको रफ कर देते हैं। तो
ठीक है, कंडीशंस हम लोगों ने अज्यूम कर लिए हैं पहली तो, उसके बाद में स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है आगे। तो पहला तो यही है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको ये मान लेते हैं कि हमारा जो एक्स और वाई है उसका जो सम है वो कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा, ये कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है यानी जो एक्स है वो वाई से 18 डिग्री ज़्यादा है। समझ आया कि द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड है स्मॉलर एंगल से कितना, 18 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ कि हमारा जो लार्जर एंगल होगा वो स्मॉलर डिग्री से 18 ज़्यादा है, यानी जब मैं स्मॉलर डिग्री में 18 प्लस कर दूंगी तो वो हमारे लार्जर डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आई कि जब मैंने स्मॉलर वाले एंगल में 18 डिग्री को प्लस कर दिया तो वो हमारे लार्ज वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी सेकंड कंडीशन हमें मिल गई ये स्टेटमेंट समझ में आया ना। एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है हमें कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी उन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई। सेकंड है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, कि उनमें से जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड है द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। 18 डिग्री से बढ़ा देंगे स्मॉलर एंगल को तो वो लार्जर एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमने करा है सेकंड वाली इक्वेशन में। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट को से हम लोगों को हमारी इक्वेशन मिल चुकी है। अब क्या करें, आप इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमारा जो एक्स डिग्री और वाई डिग्री का वैल्यू उन्हें फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करें। तो बाय यूजिंग, इसमें भी अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड को देखें तो वो एक्स वेरिएबल ऑलरेडी वहाँ से अलग है, तो हम लोगों को एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है यहाँ से, क्या मिल रही है, वाई प्लस 18। तो इसको मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा, पुट इन इक्वेशन, किस में पुट कर रही हूँ, 1 में, क्योंकि सेकेंड डिग्री से वैल्यू लिए तो 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया वाई प्लस 18 प्लस वाई, एक्स की जगह पे पुट करा है, पहले लिख देते हैं, चलो पूरा हमने पुट करा है इस वैल्यू की जगह पर, इस वाली इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की जगह पे हमने पुट कर दिया y प्लस 18 प्लस ये वाला y ऐसा कैसा हो जाएगा और 180। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक सिंगल वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ हमारी इक्वेशन जो है हमारी वो देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2y इज इक्वल्स टू 180 और 18 को ले जाएंगे इस साइड। ठीक है, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमने इसमें से माइनस कर दिया 162 देखने को मिलेगा। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 162 अपॉन 2। तो इसको जब मैंने कट करा तो ये कट होगा 81 टाइम्स, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई है 81 डिग्री। ठीक है, समझ आया। तो एक तो वैल्यू हमें देखने को मिल चुकी है कितनी, 81 डिग्री। अब मैं इसको क्या करूँ, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे सेकंड में कर दीजिए चाहे फर्स्ट में कर दीजिए। तो सेकंड में कर देते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18, तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू मुझे कितनी देखने को मिल रही है 99 डिग्री। तो मुझे x डिग्री की वैल्यू भी मिल गई कितनी 99 डिग्री, और y डिग्री की वैल्यू भी देखने को मिल गई कितनी 81 डिग्री। अब ये तो मिल गई, अब एक बार इसको चेक करें क्या कि क्या ये दोनों सही में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्या, सिर्फ चेक करने के लिए कर रहे हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आंसर तो हमारा ये बन चुका है। ठीक है, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन हमने माना था कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, तभी तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। तो देखते हैं ये बन रहे हैं क्या। ये है 99 प्लस 81, तो अगर मैंने 99 और 81 को प्लस करा तो क्या ये 180 बन गया, यानी कि
इनका जो सम है वो मुझे 180 दिखने को मिल रहा है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब हमने जो वैल्यूज़ निकाली है बिल्कुल सही है ना। एक्स की और वाई की जो वैल्यूज़ हमें देखने को मिली है वो बिल्कुल सही है। ये तो सिर्फ चेक के लिए, इसको हटा देते हैं फॉर चेक। लिखा रहने दूँ क्या? आंसर तो हमको ये मिल चुका है, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए, तो इसको अलग से इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है हमारी कंडीशन। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। तो इसको आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको रीड आउट कर लीजिए और समझिए कि कंडीशन जो हमने बनाई है वो सही बनी है या अभी भी कोई डाउट है इसके अंदर तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, होंगे पढ़ लीजिए। ये वाली कंडीशन समझ आ गई ना कि एक जो एंगल है वो हमने बड़ा मांगना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल हमें अलग अलग शो करना है। दैट्स वाई मैंने एक एंगल को एक्स डिग्री को बड़ा मान लिया और वाई डिग्री को छोटा मान लिया, ठीक है। अगर आप वाई डिग्री एंगल को बड़ा मानते तो हम लोग फिर क्या करते, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 18 करते, क्योंकि हमें छोटे वाले एंगल में 18 प्लस करना है, ठीक है। समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? अगर आपको यहाँ पे y डिग्री को बड़ा अज्यूम करना था, क्योंकि अज्यूम करना है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप y डिग्री को यहाँ पे बड़ा अज्यूम कर लेते तो ये कंडीशन हमारी क्या बनती कि बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है ना, ये वाली कंडीशन। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन जो है वो ये वाली बनती, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने x माना है तो आप भी x ही मानेंगे, नहीं, आपकी जो इच्छा है वो मान सकते हैं, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग फिर स्टेटमेंट और पढ़ते जाइए और हमारी इक्वेशन बनाते जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे, और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करवा देंगे, और खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है हर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, ठीक है। द कोच है क्रिकेट टीम का, उसने क्या करा है, 7 बैट और 6 बॉल को परचेज किया है, कितने रुपए में? 3800 रुपये में, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि लेट, हम लोगों को कोस्ट गिवन है तो हम लोग कोस्ट को पहले अज्यूम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। लेट दी कोस्ट ऑफ 1 बैट इज, क्या मानूं, x, एंड let the cost of 1 ball be y,
ठीक है, एक बॉल की कॉस्ट है एक्स और एक बैट की कॉस्ट है एक्स और एक बॉल की कॉस्ट है वाई। दोनों की कॉस्ट जो है वो हमने मान लिए। और अब क्या कह रहा है ये कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स की मिलाकर कॉस्ट कितनी हो रही है, 3800। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूं कि जब 7 बैट्स की कॉस्ट जो है वो प्लस करनी है तो हम लोगों को एक बैट की ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बैट का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 7 इंटू एक्स, है ना, बात समझ में आई। और अगर मैं कहूँ कि एक बॉल का कॉस्ट वाई रुपीज़ है तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना होगा, 6 इंटू वाई, है ना। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक टॉफ़ी 2 रुपये की खरीदी है और मुझे वही टॉफ़ी 5 खरीदनी है तो 5 टॉफ़ी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5। क्या बात समझ में आई कि जितना एक कॉस्ट का, एक बॉल का कॉस्ट है या एक बैट का कॉस्ट है, उसी को हम इंटू कर देंगे जितने हमने परचेस करे हैं उस नंबर से। समझ आई। तो अगर एक टॉफ़ी 2 रुपये की है और मैंने 5 टॉफ़ी खरीदी तो वो हो जाएगी 10 रुपये की, 5 इंटू 2 करके, है ना। इस तरीके से इसको अज्यूम करेंगे। तो जब हमारा एक बैट का कॉस्ट है एक्स रुपीज़ तो हमारा 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या बन रहा है कि जो हमारा 7x है प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट यानी 6y, उन दोनों का मिलाकर हमारे कितने पैसे हो रहे हैं, 3800। ठीक है, नाउ ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। ठीक है, तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3y, 3x, 3x, 3 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 3x। क्यों, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x, प्लस 5 बॉल्स की कॉस्ट वो कितनी हो जाएगी, अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो 5 बॉल्स की हो जाएगी 5y, और इनका टोटल है 1750। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या समझ में आया कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स को मिलाकर हमने कितने पे करे, मतलब उस कोच ने पे करे हैं 3800 रुपये, 3800 रुपये उसने पे करे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और 3 बाद में उसने क्या करा कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स और खरीदी, उसके उसने कितने पे करे, 1750 रुपीज़। समझ आई बात, ये है। और एक ठीक है, तो ये हो गई हमारी दोनों कॉस्ट और हमें हमारी दोनों जो प्रॉब्लम्स है वो भी मिल चुके हैं। अब क्या करना है हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि हमें ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है, यानी हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल एंड 1 बैट, ये एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई का कॉस्ट फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी एक्स और वाई, जो कि हमारी कॉस्ट ही तो है एक बॉल और एक बैट की। तो क्या करूं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करें। फर्स्ट वाली इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है ना, दोनों में ही कॉमन नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग तो सबसे पहले क्या करूं, वेरिएबल्स को अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 7x को ले लेंगे कॉमन अब, तो इसमें से यहाँ पे बचा x और ये आ जाएगा 7 इसके डिवाइड में, 3800 माइनस XY अपॉन 7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। चलिए, अब इसको क्या करूँ, पुट कर दूँ किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगला स्टेप है हमारा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है हमारी वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो
तो ये हो जाएगा 3 एक्स की जगह पे लिख दिया 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, समझ आ रहा है। और अब क्या करें, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंगल वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या वेरिएबल की, y वेरिएबल है सिर्फ इसमें, और सिंगल वेरिएबल हमें मिल चुका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी कि पहले 3 को अंदर इंटू कर देते हैं। इंटू जब मैंने करा 38 को 3 से, तो ये हो गया, यानी 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो अब क्या करें, एलसीएम ले लें इसका। तो जब मैंने इसको अब इसके अपॉन में 1 माना, और इस पूरे के अपॉन में तो 7 है ही ऑलरेडी, तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, पूरे का एक साथ ले लिया है, तो ये तो ऊपर 11400 माइनस 18y चलेगा, और ये हो जाएगा हमारा 35y इज इक्वल्स टू 1750 को इंटू करते हैं किससे, 7 से, तो ये हो गया और 5 7 और 5 हो जाएगा हमारा 12, है ना। 12250 12250। अब मुझे क्या वैल्यूज़ देखने को मिली है वो लिख लेते हैं। तो ये अब 7 को इग्नोर कर देंगे, और बच्चा हमारा प्लस 35y इज इक्वल्स टू 12250। ठीक है, यही वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अब क्या करेंगे, 0 ये हो जाएगा हमारा कितना, 17 किड्स का, वो भी प्लस का 17y इज इक्वल्स टू 12250। ठीक है, तो 17y को इधर ही रहने देते हैं और इसको ले जाते हैं इक्वल्स की इधर। तो 12250 में से जब मैंने 11400 को माइनस करा, तो मेरे पास कितना आया, 17y इज इक्वल्स टू, इसको जब मैंने माइनस करा तो कितना मिलता है मुझे, 12250 11400, तो ये हो गया 5, और इधर बचे 12 में से 0 और इधर 0। ठीक है, 850, तो ये हो गया y 850 अपॉन 17। आप 17 से कट करते हैं 850 को, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है y की वो कितनी मिल रही है, वो मिलेगी हमें 50। ठीक है, 17 कट हो जाएगा 850 से 50 टाइम्स। नाउ अब क्या करें, y की वैल्यू मिल गई, अभी तो e की वैल्यू मिली है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा है, बट जब हमें स्टेप्स सारे पता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन का साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसको किस में पुट करें बताइए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो थर्ड है हमारी x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, तो 3800 माइनस 6y की जगह पर पुट हो जाएगा 50 अपॉन 7। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या देखने को मिलती है, यानी कि 3500 अपॉन 7, ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 500 टाइम्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, सही है, 500 रुपीज़ ये आंसर। और एक जो y का वैल्यू था वो कितना है, लिख देते हैं दोनों का। ये x तो हो गया हमारा 500 रुपीज़, और y हो गया हमारा कितना आया था, 50 रुपीज़।
ठीक है, तो दोनों कॉस्ट जो हमने अज्यूम करी थी, यानी जो बैट की कॉस्ट थी वो तो हो गई 500 और बॉल की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज़। हमारे आंसर हमारे ये नहीं, ये होगा, ये दोनों। ठीक है, दोनों की कॉस्ट पता चल गई है। चलिए, होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी जब हमें स्टेप्स क्लियर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, साइन का ध्यान रखिए, और प्रैक्टिस करेंगे ना जब खुद से तो और इजी लगेगा। देख लीजिए एक बार किस तरीके से कैलकुलेट करा और किस तरीके से हमने अपनी कंडीशंस को अप्लाई किया है। ये तो सारा रफ वर्क है। कैलकुलेशन में इसमें इजी करने का कुछ था नहीं, अगर वरना क्या होता है कि कई बार कॉमन आ जाता है, कई बार कुछ कट हो जाता है, बट इसमें तो कुछ भी कॉमन भी नहीं आ रहा था और कुछ कट भी नहीं हो रहा था। तो ठीक है, जिस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चलती जा रही है उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिए। बस साइन का और हमारे डिजिट्स का ध्यान रखिए कि हम लोग सब कुछ सही लिख रहे हैं क्या। थोड़ा प्रैक्टिस से सब कुछ ईजी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। समझ आ रहा है किस तरीके से हमने पुट करा है सारी वैल्यूज़ को। एक वैल्यू थी हमारी ये, तो जब हमारे पास में एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो उसको हमने पुट कर दिया एक्स की वैल्यू में, और हमारे पास में ये वैल्यू हमें देखने को मिल चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ आपको एक बार देखना है कि हम लोगों ने क्या करा है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इसलिए। अगर आपको राइट डाउन करना हो तो वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, या फिर PDF में मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि क्या हमारी अगला स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹105। ओके, बस स्टार्टिंग से पूरा पढ़ लेते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज है टैक्सी चार्ज, वो कि किसी सिटी के अंदर एक फिक्स चार्ज के साथ में चलती है, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और आगे का चार्ज कैसे लगता जाता है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर्ड करती जाती है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई फिक्स चार्ज है और विद चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, और उसके साथ में कौन सा चार्ज ऐड होता जा रहा है, जितना वो डिस्टेंस कवर्ड करती जा रही है उसका चार्ज। समझ में आया है ये स्टेटमेंट कि कोई टैक्सी चार्जेस करती है इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जितना डिस्टेंस वो कवर्ड करेगी उसका चार्ज उसमें आता जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। ठीक है, पहला स्टेटमेंट समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं लेट द फिक्स चार्ज। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स चार्ज मान लेते हैं, कोई एक फिक्स चार्ज है टैक्सी का, फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स। ठीक है, कोई एक्स तो है फिक्स चार्ज कि आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको X रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद में जितना डिस्टेंस हम कवर्ड करते जाएंगे उस अकॉर्डिंग हमारी
चार्जेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे. नाउ let the charge for the distance covered अब कौन सा चार्ज, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर्ड होती जाएगी तो चार्ज हमारा बढ़ता जाएगा. तो लेट द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड बी y, यानी कि अगर वो 1 किलोमीटर चली तो x प्लस वाई, अगर वो 2 किलोमीटर चली तो x प्लस 2y, अगर वो 3 किलोमीटर चली तो x प्लस 3y. ठीक है, जो डिस्टेंस का चार्ज है वो इसमें ऐड होता जाएगा और ये तो फिक्स चार्ज है कि ये तो हमको देना ही है. ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई. अब ये कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 105. अब मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर के लिए x प्लस वाई, 2 किलोमीटर के लिए x प्लस 2y, 3 किलोमीटर के लिए x प्लस 3y. तो हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, हमने करा फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स. तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10y. उसके लिए हमने कितना पेड करा 105. ये हो गई हमारी पहली कंडीशन. समझ आ रही है. एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155. ओके, तो x प्लस 15y के लिए उसने कितना पेड करा, क्योंकि उसने 15 किलोमीटर चला तो उसने पेड करा है 155. ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन. 2 कंडीशन समझ में आ गई. व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. ओके, ये कह रहा है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है. तो पर किलोमीटर चार्ज तो ये है कि 1 किलोमीटर चला तो y बढ़ा, 2 किलोमीटर चला तो 2y, 3 किलोमीटर चला तो 3y, ऐसे से बढ़ता जा रहा है ना. तो पर किलोमीटर चार्ज तो हो गया हमारा y और फिक्स चार्ज है हमारा x. तो ये हम लोगों को फाइंड करना है. और क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स. और साथ में ये भी बताना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर्स चलता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं x और y की वैल्यूज़ निकालने से, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज को निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर ना ये भी लिख देते हैं साथ में कि हमारा जो y है, नाउ लेट द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बी फॉर द पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड. ये भी लिख देते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि पर किलोमीटर क्या है. फॉर द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो y चार्जेस का इंक्रीमेंट होता जाएगा, y चार्जेस ऐड होंगे. तो y और x की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं. तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करें, वेरिएबल्स को अलग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन 1. x हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10y. ये हो गई हमारी एक इक्वेशन. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट करूँ, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से इक्वेशन निकाली तो सेकंड में पुट कर देते हैं. तो सेकंड है हमारा x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155. तो ये हमारा हो जाएगा 105 माइनस 10y और 15y इज इक्वल्स टू 155. तो ये हो जाएगा 105 और 10 में से हो जाएगा प्लस का 5y, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, और 115. ठीक है, 155. आप क्या करें, ये जो 5y है इसको तो इधर ही रहते हैं वेरिएबल, और ये कांस्टेंट जो है इनको एक तरफ ले लेते हैं. तो यहाँ से मुझे y का कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा. कितना, ये माइनस होकर हो गया 50. तो y की वैल्यू मुझे मिली 50/5 यानी कि 10. ठीक है, तो पर किलोमीटर की रेट हमें मिल गई 10 रुपीज़. अब इसको मैं पुट कर देती हूँ किसमें, पुट इन इक्वेशन थर्ड में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें. तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, यानी कि x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y में पुट कर दिया. तो x का वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ से 105 माइनस 10, और 10 की वैल्यू, y की वैल्यू भी हमारे पास में 10 है. तो x का वैल्यू कितना हो गया 105 माइनस 10 इंटू 10 100. तो x का वैल्यू हो गया मेरे पास ₹5. यानी कि जब मुझे फिक्स चार्ज देना होगा तो मैं दूंगी 5 रुपीज़, वो तो मुझे देना ही है. साथ में जो एडिशनल चार्ज है पर किलोमीटर वो मेरा कितना हो रहा है y, यानी 10 रुपीज़. तो समझ आ गया, दोनों रुपीज़ हम लोगों को मिल चुके हैं, फिक्स प्राइस भी और पर किलोमीटर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी.
फिक्स प्राइस हो गया हमारा 5 और पर किलोमीटर हो गया हमारा 10 रुपीज़। तो समझ आया कितना ईजिली हम लोगों ने निकाल लिया, बस स्टेटमेंट पढ़ा, समझा, और सबसे बड़ी बात है किस तरीके से हम लोगों को अज्यूम करना है और क्या क्या अज्यूम करना है, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज हम लोगों ने अज्यूम करा x, और आगे वो कह रहा है कि चार्ज उसमें ऐड होता जाएगा विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर्ड होगी उस अकॉर्डिंग चार्ज ऐड होता जाएगा। तो वो हमने मान लिया y, पर किलोमीटर हमारा चार्ज हो गया y और फिक्स चार्ज हो गया हमारा x, बस। और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट्स हमें बताते गए उस अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई और x और y की वैल्यू को फाइंड किया। ईजी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें फाइंड करनी थी, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये और निकाल लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर्स चलना है तो उसे कितना पे करना होगा। तो अलग से लिखते हैं इसको, फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें फिक्स प्राइस तो देना ही है, साथ में 25 किलोमीटर्स चला है वो, उसका प्राइस कितना हो जाएगा, पर किलोमीटर का वाई है तो 25 किलोमीटर्स का 25 किलोमीटर हो जाएगा, 25 वाई हो जाएगा, है ना। कि कोई पर्सन है उसको 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर्ड करनी है, तो फिक्स प्राइस तो एक्स रुपीज़ तो उसको देने ही पड़ेंगे, साथ में उसको पर डिस्टेंस उसने जितनी कवर करी उस अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। तो उसने डिस्टेंस कवर करी है 25 किलोमीटर्स, तो 25 किलोमीटर्स इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो हमारा पर किलोमीटर का प्राइस है ना। तो एक्स हो जाएगा एक्स प्लस 25 वाई। आप देखते हैं एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितना, 5 रुपीज़ तो उसको पे करने ही पड़ेंगे, साथ में 25 किलोमीटर्स पे करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू पर किलोमीटर, यानी 10 से हम उसको इंटू करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, 2 किलोमीटर का 2 इंटू 10, 3 किलोमीटर का 3 इंटू 10, तो 25 किलोमीटर का 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 250, यानी कि 255 रुपीज़ जो है वो उसको पे करने पड़ेंगे, 255 रुपीज़। ये दो चीज़ें हमसे पूछी थी क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा अगला आंसर, ठीक है। समझ आया ना किस तरीके से लिखा, कि जब पर किलोमीटर की रेट 10 रुपीज़ उसको देना है तो 25 किलोमीटर्स के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 25 इंटू 10, और साथ में x किलोमीटर तो फिक्स चार्ज है, तो वो तो हमें ऐड करना ही है। तो 5 रुपीज़ प्लस 25 इंटू 10, उससे उस अकॉर्डिंग उसका प्राइस कितना हो रहा है, 255 रुपीज़, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप एक बार पूरा क्वेश्चन, देखिए। ओके, समझ आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से हमने सॉल्व किया है पूरा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सारे स्टेप्स उसके किस तरीके से फॉलो करने हैं, किस तरीके से हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाली हैं, सब चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और उसको चेक करना भी आपको आ गया होगा। कभी एग्जाम्स में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि नहीं यार ये वैल्यू नहीं बन रही है और टाइम हो तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो और ये भी पता चल जाता है कि कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो टाइम है तो उसको सुधार लें हम, ठीक है। तो अगर टाइम हो तो चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। समझ आ गया ना किस तरीके से 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने का हम लोगों ने निकाला, रुपीस किस तरीके से निकले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आज मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ही हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार खुद से, और कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी इस एक्सरसाइज में आई थिंक 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको सॉल्व करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो क्वेश्चन हमने किए इनकी प्रैक्टिस एक बार खुद से करके आइएगा, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।